अध्याय 28। उत्तरी साम्राज्य पवित्र साम्राज्य से काफी अलग था, जो महाद्वीप के मध्य में था। ये थोड़ा ठंडा है, मैंने कहा। हाँ, वियोस में अभी भी गर्मी है। इंपीरियल सिटी के भीतर मौजूद सिस्टम की वजह से मुझे ठंड महसूस नहीं हुई, लेकिन दक्षिण के लोग ठंड के मौसम के प्रति अधिक संवेदनशील थे। खैर, मैं नहीं। अधिकांश कोरियाई गर्मी और ठंडी लहरों से निपटने में अच्छे थे। मैं अफसोस, मैं भूल गया था कि मेरा शरीर कोरियाई नहीं था। मैं कमजोर हूँ। कितना कष्टप्रद है, मैंने शिकायत की। ये सोचना कि मैं ठंड से हार जाऊंगा। तापमान 0 से भी नीचे नहीं था, लेकिन मेरे गाल और नाक लाल थे और मेरी मुट्ठियां मेरे किनारों पर बंधी हुई थी। लूसियाना हंसी। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि अपना कोट ठीक से पहनो, उसने मुझसे कहा। उसने मुझे सफेद माटन कोट पहनाया, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं इसे नहीं पहनूंगा क्योंकि बाहर काफी ठंड नहीं है। कितना परेशान करने वाला है। लेकिन मैं इस मौसम में भी इधर उधर खेलता रहता था। मैंने विरोध किया। हाँ, बिल्कुल। हालांकि आप अभी भी एक अनमोल व्यक्ति हैं जिसे गर्म रखने की जरूरत है। क्योंकि मैं पवित्र महिला हूँ, मैंने थोड़ा मुंह बनाते हुए पूछा। लूसियाना फिर हंसी। नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो। जब लूसियाना ने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मैं खिलखिला उठी। किसी ऐसे व्यक्ति से ध्यान आकर्षित करना अच्छा था जिसे मैं पसंद करता था। हम अपना सफर यही समाप्त करें तो कैसा रहेगा? उसने पूछा। मैंने बगीचे के चारों ओर देखा और सिर हिलाया। मैं डैडी को देखना चाहता हूँ। महामहिम काफी व्यस्त हैं। मैं क्रोधित हो गया। भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? मैंने सिर हिलाया। क्या तुम्हें उससे थोड़ा भी डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। लूसियाना हंसी। ये सच है। हाँ, उसने निष्ठापूर्वक कहा। ये स्पष्ट था कि उसे मुझ पर विश्वास नहीं था। आमतौर पर मिल्टीड से डरने का कोई कारण नहीं था, लेकिन अगर वह पागल हो जाता तो यह एक अलग कहानी होती। हालांकि ऐसा नहीं होगा। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। इस सब में समझदारी कहाँ है? वह अज्ञात मूल की एक बच्ची का नाम राजकुमारी रख रहा है, वह चिल्लाया। लूसियाना और मैं उस दिशा की ओर मुड़े जहां से वह आ रही थी। वहां करीब आधा दर्जन लोग जमा थे और गहरे नीले बालों वाला एक आदमी हंगामा कर रहा था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, उसने जारी रखा। क्या ये बिल्कुल पवित्र साम्राज्य के कठपुतली को सिंहासन लेने की अनुमति देने जैसा नहीं है? चौंककर लूसियाना ने मेरे कान बंद करने की कोशिश की। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और फिर भी उस आदमी की बात सुनता रहा। मैं उस दावे से सहमत हूं जो ड्यूक रेवेनहुक ने एक बार किया था। किसी और ने हस्तक्षेप किया। महामहिम क्या सोच रहे थे? मैं यही कह रहा हूं। जब जानवर उग्र हो रहे थे तो उसने अपना पद छोड़ दिया था, और अब वह यहाँ संत के साथ है। क्या आपको लगता है कि उसने पवित्र साम्राज्य के साथ कोई समझौता किया है? उस पर रईस आश्चर्यचकित होकर खामोश हो गए। फिर वह टूट गया। आप सभी इतने हैरान क्यों हैं? इसके बारे में सोचें। हमने 3000 वर्षों में किसी संत को नहीं देखा है, और अचानक वह प्रकट हो जाती है। यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं वह है, क्या वह सचमुच संत है? हाँ, मैं था। हालांकि उनके संदेह के बावजूद मैं क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि खुद को साबित करना काफी आसान था। मैं बस उत्सुक था, वे यह बातचीत ऐसी जगह क्यों कर रहे थे जहां उन्हें आसानी से सुना जा सके? क्या वे ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे? क्या वे वास्तव में चाहते थे कि मैं उनकी बात सुनूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने किसी गूंगे बच्चे को खींच लिया हो और उसे पुकारना शुरू कर दिया हो। संत ईशनिंदा वाले दावे से शर्मिंदगी महसूस होने के बावजूद किसी ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया। हालांकि ये सबसे बड़ा सौदा नहीं था। असली समस्या ठीक मेरे सामने खड़ी थी। शांत हो जाओ, लूसी। इससे पहले कि वह कुछ भी उतावलापन करती, मैंने झट से उसके पैर पकड़ लिए। जाने दो, संत, तुम एक अच्छी बच्ची हो, ठीक है? वह मेरी ओर देखकर उज्ज्वल रूप से मुस्कुराई, लेकिन इसका असर उसकी आंखों तक नहीं गया। ये स्पष्ट था कि वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम पागल हो? मैंने पूछ लिया। पागल नहीं,
यह उचित मात्रा में क्रोध है, पवित्र साम्राज्य के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि आपके सेवक के रूप में। तो तुम पागल हो। लूसियाना मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और मैं भी जवाब में मुस्कुराया। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हें मुझे केवल वही दिखाना चाहिए जो अच्छा और दयालु है। इस पर वह एक कदम पीछे हटकर गुब्बारे की तरह फूल गई। संतेस, वह फुसफुसाए। मैं राहत से मुस्कुराया। चिंता मत करो, अंत में मैं ही उन पर काबू पाऊंगा, मैंने उसे आश्वस्त किया। क्या उसने सचमुच सोचा था कि मैं इसे जाने दूंगा? हमारे तर्क ने रईसों का ध्यान आकर्षित किया और वे अब मेरी ओर देख रहे थे। यदि मैं अभिजात वर्ग के शिष्टाचार का पालन करता तो मैं उनकी कई बातों को नजरअंदाज कर देता और इसे ऐसे मानता जैसे कि यह बस एक मजेदार कहानी थी जिसका मुझे सामना करना पड़ा। हालांकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। मैंने सीधे उस आदमी की ओर देखा जो मेरे बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा था। उसका चेहरा तिरस्कार से घूम गया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपने अपने शिष्टाचार नहीं सीखे हैं, इस तरह दूसरे लोगों की बातचीत को सुन रहे हैं। क्या मैं इसे केवल इसलिए सुन सका क्योंकि मेरी सुनने की क्षमता बिल्कुल ठीक है? मैंने लूसियाना की ओर देखा। लूसी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? बिल्कुल नहीं, संतेस, आपको लगता है कि सुना। मैं गर्व से मुस्कुरा उठा। मेरी नजर अभी भी उस आदमी पर टिकी हुई थी। उसका कुरूप चेहरा टूट गया। मैंने उस क्षण पूछा, क्या आपके पिता की मृत्यु तब हुई जब वह 30 वर्ष के थे? विषय में अचानक बदलाव से उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या एक बच्चे के रूप में आप अपने माता पिता से अलग रहते थे और जब आप 7 साल के थे तो आप एक पेड़ से गिर गए? मैंने जारी रखा। क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें पाला था? माहौल तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार यह एहसास हुआ कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। आह, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम्हारी मां का इस तरह निधन हो गया। वह पीला पड़ गया और जम गया। कैसे कैसे किया आपने? ये जानना बहुत डरावना रहा होगा कि जिस बच्चे से वह अभी अभी मिला था वह उसके अतीत के बारे में इतना कुछ जानता था। उन्हें काउंट डगलस, ड्यूक रेवेनहुक के अधीनस्थ और उन लोगों में से एक के रूप में जाना जाता था जिन्होंने उपन्यास में एक बार प्रिसिला को लुभाने की कोशिश की थी। उसने इस तथ्य का लाभ उठाकर उसे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की थी कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। अपनी अवमानना को छुपाने का कोई प्रयास न करते हुए मेरी आंखें सीधे उस पर टिक गईं। तुम्हारे जैसे युवा के लिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने कहा। मैं बिल्कुल वही वाक्यांश प्रयोग कर रहा था जो उसने प्रिसिला को अपने प्रति सहानुभूति दिलाने के लिए कहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं फिर मुस्कुराया। चलो वापस चलते हैं, लूसी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और घूम गया, लेकिन काउंट डगलस ने मेरी बांह पकड़ ली। संतेस, लूसियाना मेरी रक्षा के लिए दौड़ी। तू मैंने उस बांह पर नजर डाली जिसे काउंट डगलस ने बुरी तरह से पकड़ रखा था। इससे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे मन में केवल एक ही विचार आया, कितनी शर्म की बात है। यदि हम अभी भी पवित्र साम्राज्य में होते तो मैं केवल मुझे छूने के लिए उसकी निंदा कर सकता था क्योंकि मैं ईश्वर का दूत था। उसने चुपचाप मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मैंने पूछ लिया। लूसियाना ने उसे दूर धकेल दिया और मुझे अपने आलिंगन में खींच लिया। उसी क्षण एक कठोर आवाज हवा में गूंजी। मिल्टियड्स हमारे सामने आ गया था। कैलियन उसके पीछे पीछे आ रहा था। यहाँ क्या चल रहा है? आपका महामहिम। जैसे ही वह पास आया, मेरे अलावा सभी ने खुद को एक घुटने पर झुका लिया। मैं खड़ा रहा और उसकी ओर देखता रहा। उसकी भावनाहीन, सुनहरी आंखें मुझ पर टिकने से पहले क्षेत्र को स्कैन करती थीं। क्या किसी को ये बताने की परवाह है कि मेरी बेटी यहाँ क्यों है? उसने पूछा। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उत्तर दे सके। फिर अचानक उन रईसों में से एक, जो मेरे बारे में गपशप कर रहे थे, भड़क उठे। उस आदमी ने संत का अपमान किया, उसने कहा। काउंट क्लेवेन, एक अन्य रईस ने फुसफुसाया। काउंट क्लेवेन ने लापरवाही से जारी रखा और उसने उसकी बांह भी पकड़ ली। घबराते हुए काउंट डगलस ने अपना दूसरा घुटना गिराते हुए तुरंत खुद को और भी नीचे कर लिया।
ये सच नहीं है महामहिम, मेरा यह मतलब नहीं था। उसका अपमान मिल्टीएड्स ठंडे बस्ते में समाप्त हो गया। काउंट क्लेवेन ने आरोप लगाया, वह हमें ये सोचकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था कि संत एक धोखेबाज है। मिल्टीएड्स के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान फैल गई। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि कुछ बड़ा सामने आने वाला है। कितना अजीब है। आगे बढ़ते रहो, उसने कहा। उसकी आवाज द्वेष से भरी हुई थी। ये बात नहीं है, मैं सिर्फ महामहिम के लिए चिंतित था, काउंट डगलस ने समझाने की कोशिश की। चिंतित? मुझे लगा कि पवित्र साम्राज्य आपके साथ छल कर रहा है। यह आपका बहाना है। काउंट डगलस ने तुरंत अपनी जीभ काट ली। मिल्टीएड्स ने मेरी ओर देखा। उन्होंने निर्णायक रूप से कहा, मुझे नहीं लगता कि अगर वह इसके जरिए सिर्फ बकवास करते हैं तो उन्हें जीभ की जरूरत नहीं है। कोई रास्ता नहीं। कैलियन, काउंट डगलस की जीभ बाहर निकालो, उसने आदेश दिया। हाँ महामहिम। कैलियन काउंट डगलस के पास पहुंचा और उसे दूर ले जाने की तैयारी कर रहा था। महामहिम, महामहिम, काउंट डगलस ने विनती की। उसकी आवाज हताश हो गई। मुझे वह पसंद नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यह कुछ ज्यादा है। वह इतना मूर्ख था कि उपयोगी हो सकता था, लेकिन यदि उसकी जीभ काट दी गई तो मैं उसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। डैडी, मैं खूब मुस्कुराया और मिल्टीएड्स की तरफ दौड़ते हुए गया। उसने मुझे उठाया। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। मैं बता सकता था कि वह चिंतित था कि मुझे चोट लगी है। मैं फिर से मुस्कुराया और उसका मुंह उस कठोर भौं पर ढीला पड़ गया जो उसने पहनी थी। क्या आप सचमुच उसकी जीभ बाहर निकालने वाले हैं, डैडी? मेरे पूछने पर वह शांत था, जैसा कि मैंने उससे अपेक्षा की थी। ये सही है, मेरे पिताजी ने एक बार निर्णय लेने के बाद अपना मन कभी नहीं बदला। मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें मेरी सजा पसंद नहीं है? उसने मुझसे पूछा। क्या आप उससे ये कहते हुए प्रतिबिंब नहीं लिखवा सकते कि वह ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा? जैसे ही मैंने ये कहा, कैलियन हंसे। उसके साथ साथ बाकी सरदार भी मेरी सजा समझकर हंसने लगे। एक बच्चे के लिए अधिक उपयुक्त। हालांकि मैं ईमानदार था। क्या एक प्रतिबिंब पर्याप्त नहीं है? मैंने पूछ लिया। हम है ना? मैंने पलकें झपकाईं और मिल्टीएड्स ने अप्रसन्न भाव से कुछ देर तक मेरा अध्ययन किया। 3000 प्रतिबिंबों के बारे में क्या ख्याल है? मैंने प्रस्तुत किया। उनमें से 3000 लिखने के बाद उनकी कलाई और पीठ जल रही होगी। मैं फिर दृढ़तापूर्वक मुस्कुराया। मिल्टीएड्स ने सख्त आवाज अपनाई। 30,000 प्रतिबिंब, उन्होंने निर्देशित किया। सभी सरदार अवाक होकर सुनते रहे। और उन्हें हाथ से लिखें। सुनिश्चित करें कि आप कुछ भी न दोहराएं। काउंट डगलस के चेहरे पर राहत छा गई। मिल्टीएड्स ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। हनोक से कहो कि वह उस पर नजर रखे, उसने कैलियन को आदेश दिया। जो हुक्म मेरे आका। कैलियन ने अंततः काउंट डगलस को खींच लिया। मेरे पास केवल तुम ही हो। मैं रोया, संतुष्ट हुआ और मिल्टीएड्स को कसकर गले लगाया। हालांकि वह अभी भी किसी कारण से थोड़ा परेशान लग रहे थे। उस दिन के बाद किसी भी सरदार ने मेरे राजकुमारी बनने पर आपत्ति नहीं की। अफवाहें भी फैलने लगी कि मुझे छूने से दुर्भाग्य आएगा, कि मिल्टीएड्स कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर दुर्भाग्य लाने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करेगा। कहानी समाप्त।